अभी तक हमने रैखिक समीकरण युग्म हल करने की 3 विधियां पढ़ी। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब हम एक नई विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि नाम से विदित है। इसमें हम वज्र गुणा करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण की व्यापक अगर रूप में हम देखें तो वो ऐसी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के 3 संभावनाएं होती हैं। उनमें से कोई एक समय पर एक बार होगी। स्थिति एक क्या हो सकती है? स्थिति एक होगी यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तब हम कहते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका कोई एक ही हल होगा। एक हल होगा अर्थात अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। दूसरी स्थिति, यदि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर हो जाए परंतु c1 बटा c2 के बराबर ना हो, तब क्या होगा? तब हम कहेंगे रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। ठीक है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर हो जाए और c1 बटा c2 के बराबर हो जाए, तो अब हम कहेंगे रेखाएं संपाती होंगी एक दूसरे के ऊपर। इस स्थिति के अंदर इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। अब वज्र गुणन विधि क्या है? ये तो हम रेखाओं के हलों के बारे में जान रहे कि हल होंगे कि नहीं होंगे, अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे। अब रेखाओं में वज्र गुणन विधि से x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो इसकी एक तकनीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ x लिख लीजिए, फिर y, फिर 1, फिर लिख लीजिए b1 c1 a1 b1 c1 a1, फिर वापस b1, फिर लिख लीजिए b2 c2 a2 और फिर b2। अब यदि हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, x बटा वज्र गुणा नाम से विदित है, तो वज्र गुणा होगा, सारे ये गुणांक है b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2, ये सारे समीकरण 1 और 2 के गुणांक है। सबसे पहले एक तीर लगाएंगे यहाँ, तो ये होगा b1 c2, इसको हम लिख देंगे b1 c2, फिर माइनस बीच में, फिर दूसरा तीर, ये हो जाएगा b2 c1, ये x का हो गया। अब y का लिखेंगे, y में ये वाला तीर यहाँ लगेगा c1 a2, ये गुणा हो रहे हैं, c1 गुणा a2 माइनस ये तीर यहाँ लगेगा c2 a1, फिर आएगा अचर पद का 1, तो ये तीर यहाँ लगेगा a1 b2 और ये यहाँ लगेगा a2 b1,
तो A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये जो हल हमारे पास आएगा, ये x और y को हल, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे। ये हमारी वज्र गुणन विधि है। अब इसको करना कैसे है वो जरा हम देखें। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न करेंगे और समझेंगे कि कैसे वज्र गुणन विधि लगती है। पहला प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें चेक करना है, जांच करनी है। तो सबसे पहले A1 का मान कितना है, लिख लेते हैं, 1 है। B1 क्या है, B1 y का गुणांक अर्थात -3 है। और C1 का मान कितना है, -3 अचरांक। x का गुणांक कितना है इसमें, दूसरी समीकरण में 3 है, तो ये A2 हो गया। y का गुणांक दूसरी समीकरण में B2 हो गया -9, और अचर पद दूसरी समीकरण का -2। तो हम चेक करते हैं A1 बटा A2, तो हमारे पास आएगा A1 बटा A2, यह आया हमारे पास 1/3। फिर हम चेक करते हैं B1 बटा B2, तो यह आएगा हमारे पास -3 बटा -9, माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। फिर हम चेक करते हैं C1 बटा C2, तो हो गया -3 बटा -2, तो ये कट गया, ये आ गया 3/2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर हो रहा है, परंतु C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी स्थिति है, स्थिति नंबर 2। समांतर होंगी पर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा, तो हम इसके हल जब भी ज्ञात कर सकते हैं जब अद्वितीय हल हो। तो हम लिख देंगे कोई हल विद्यमान नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं। दूसरा प्रश्न, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले हमें समीकरण को व्यापक रूप में लिखना है। तो व्यापक रूप में लिखने के लिए सारे पदों को बाएं पक्ष में लाएंगे। तो 2x + 3y - 5 = 0। दूसरी समीकरण को भी लिखेंगे, 3x + 2y - 8 = 0। तो अब हम यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल सकते हैं। A1 का मान कितना है, 2। B1 का मान कितना है, 3। C1 का मान कितना है, -5। इसी प्रकार A2 का मान कितना है, 3। B2 का मान कितना है, 2। C2 का मान कितना है, -8। तो चेक करेंगे, जांच करेंगे A1 बटा A2, A1 बटा A2, A1 बटा A2 कितना है, 2/3। B1 बटा B2 यह है 3/2। C1 बटा C2 -5 बटा -8, तो ये 5/8। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो ये पहली स्थिति कौन सी, ये वाली, कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और इनका अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने की स्थिति में हम हल ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करना है वज्र गुणन विधि से। तो इस समीकरण को हम ध्यान में रखेंगे, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। A1 A2 B2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान दिए हुए हैं। ठीक है,
अब तरीका क्या रहेगा, ये तरीका मैंने सिखाया, इसको ध्यान रखना है। इस तरीके को बहुत ही आराम से याद करेंगे आप और इसको ध्यान में रखेंगे। ये तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं लाल कलर से बना रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है। इसको और आगे कर देते हैं। ये पूरा ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हम कर रहे थे इसका वज्र गुणन विधि से हल। तो सबसे पहले x लिख दिया, x फिर y फिर 1, ठीक है। अब हमें b1 लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा, b1, ये रहा b1, ठीक है। फिर c1, फिर a1, फिर b1, b2, c2, a2 और फिर b2। तो b1 से शुरू होंगे पहली समीकरण के सारे गुणांक आ जाएंगे, फिर b2 से शुरू होकर दूसरे समीकरण के गुणांक आ जाएंगे। तो सबसे पहले लिख रहे हैं b1, तो b1 यहाँ पे है 3, तो 3 लिख दिया। फिर लिखा b1 के बाद c1, तो -5, c1 के बाद a1 2, फिर b1 3, फिर b2 2, फिर c2 -8, फिर c2 के बाद a2 3, फिर a2 के बाद वापस b2 2, ठीक है। अब क्या करना है, वज्र गुणा करना है। तो सबसे पहले x का मान लिखेंगे हम, x का मान, इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो x और बट्टे में रहेगा 3 × -8, तो 3 × -8 कितना हो गया, -24। फिर यहाँ माइनस सूत्र का ही है, 2 × -5, 2 × -5 कितना होगा, -10 बराबर y आ गया बट्टे में। तो ये गुणा हो चुका है। अब -5 × 3, तो -15, फिर माइनस सूत्र का -8 × 2, तो -16 बराबर 1 बट्टे में 2 × 2 4, -3 × 3 9। इसको हल करेंगे, x बटा -24 +10 y बटा -15 +16 1 बटा 4 - 9 - का 5 हो गया। x बटा 24 - का 24 प्लस का 10, तो हो जाएगा -14, y बट्टा -का 15 + 1, तो 1 बट्टा -का 5। अब x y के मान अगर ज्ञात करेंगे तो इन समीकरण से आ जाएंगे। तो मैंने बताया था सबसे पहले जो है व्यापक रूप में समीकरण होना बहुत ज़रूरी है। व्यापक रूप क्या होता है, हम पहले ही पढ़ चुके, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो व्यापक रूप में ये समीकरण होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2x है और ये प्लस का y है, अच्छा ये प्लस का y हमने क्या लिख दिया, ये प्लस का 3y, अच्छा ये माइनस का 5, तो ये सही है, ये गलत लग रहा है। देखो गलती हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है कि हम जब लिखते वक्त भी अगर ऐसी गलतियाँ करते हैं तो हमारे उत्तर में कमी आती है, उत्तर सही नहीं आता है। ये चेक कर लें, 3x + 2y -8 = 0। इसको सही कर लेते हैं, 3 नहीं है यहाँ पर, प्लस का y है, तो प्लस का y है, इसको मिटा देते हैं। ये जहाँ जहाँ 3 है, b1 का मान 3 नहीं है, b1 का मान 1 है, तो b1 का मान यहाँ से 3 हटाया, यहाँ से 3 हटाया,
b1 का मान, b1 यहाँ आता है 3 हटाया, 3 हटाया, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी हट जाएगा, फिर ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब b1 का मान 3 लिख लेते हैं। b1 का मान 3 पहले हमने लिखा था, अब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1। अच्छा, यहाँ a1 था, यहाँ पे 1। अभी भी देखो b1 a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है। फिर यहाँ पे आएगा हमारा 3, 3 तो पहले था 1 और यहाँ पे 1, तो अभी गुणा होगा 1 गुणा -8, तो इधर आ जाएगा -8। ठीक है, और ये भी गुणा बदल जाएगा, 2 × 2 4 -3 × 1 9 नहीं आएगा, इसको भी सही कर लेते हैं, ये 9 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 -3 एकम 3, तो ये अपना आ जाएगा उत्तर। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देखो अब एक गलती की वजह से पूरा प्रश्न गलत हो गया। तो क्या -8 + 10, 4 - 3 1 आ गया, ये हो गया 2 और ये 1। अब ये समीकरण 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। जब 2 और 3 को हल करेंगे तो इन दोनों को हल करने पर y का मान हमें प्राप्त होगा 1। इन दोनों को हल करेंगे समीकरण 1 और 3 को, तो हमारे पास x का मान प्राप्त होगा 2। ये हमारे उत्तर है। ठीक है, गलतियों से बचे। गलतियां होंगी पर अभ्यास अगर जारी रहेगा तो गलतियों से बच पाएंगे। यही मेरी शिक्षा थी इस वीडियो के द्वारा। गलतियां करी, जानबूझ के आपको सिखाया। देखो गलतियां करते वक्त ध्यान कहाँ भटकता है। ठीक है।